अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम 1970 से लेकर 1972 तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे। बच्चों, एयर मार्शल असगर खान जो है ना, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी थी रिटायरमेंट के बाद, और उस पार्टी का नाम है तहरीक इस्तकलाल। इमरान खान को भी इसी असगर खान के साथ ही कंपेयर किया जाता था। तो इसकी तहरीक इंसाफ है, और असगर खान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम आपने याद रखना है, कौन सी थी? तहरीक इस्तकलाल। इसका साल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पार्टी का नाम जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसी साल 1970 यकम जुलाई याहिया खान ने 1 यूनिट का खात्मा कर दिया, और पंजाब, सिंध और केपी, ये पहले भी सूबे थे 1 यूनिट बनने से पहले, इनको दोबारा से सूबे बहाल कर दिया गया, जबकि बलूचिस्तान को अब एक सूबा बना दिया गया। इससे पहले बलूचिस्तान एक सूबा नहीं था। तो बलूचिस्तान को सूबा कब डिक्लेयर किया गया? 1970 में। और 1970 में पाकिस्तान का एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, जिसको LFO कहते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। पाकिस्तान बना था तो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर अडॉप्ट किया गया था, जो 1956 तक चलता रहा। और ये LFO जो है, ये दूसरा इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1970 में दिया गया, और ये 1973 तक चलता रहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तो इसके जरिए मुल्क को चलाया जाएगा। तो इसी LFO के तहत पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस हुए 1970 में, जिसमें हुआ यह कि मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग को मेजॉरिटी मिली, जबकि मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है इसके पास मेजॉरिटी आई। ओवरऑल मेजॉरिटी जो है वो अवामी लीग के पास थी। तो हुकूमत उन्हीं की बनती थी, लेकिन उनको नहीं दी गई। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल पड़ी, और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, जिसके 4 दिन बाद याहिया खान ने इस्तीफा दे दिया, और जो इक़्तिदार था वो भुट्टो के हवाले कर दिया। इस वक्त ये जो 71 की वार हुई थी, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है शी वाज इंदिरा गांधी। ये नेहरू की बेटी थी, और ये तकरीबन 15 साल इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रही है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा टेन्योर इंडिया में इसी का है। भुट्टो को, क्योंकि याहिया खान जो है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, सारी पावर्स उसी के पास होती हैं, तो उसने पावर्स भुट्टो को दी। तो यूं भुट्टो जो है वो पहला सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। अब यहाँ पे कहीं पे लिखा जाता है अक्सर बुक्स के अंदर कि याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाकर इख्तियार जो था वो इसको दिया है। तो भाई मार्शल लॉ तो पहले भी चल रहा था। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की जंग में ना, पाकिस्तान नेवी का एक स्क्वाड है जिसको गाजी कहा जाता है, PNS गाजी। तो इसने दोनों जंगों में हिस्सा लिया था, 65 में भी और 71 की जंग में। नेवी के फ्लीट्स होते हैं ना, तो ये पाकिस्तान नेवी का फ्लीट है PNS गाजी के नाम से, जिसने दोनों यानी कि 65 और 71 दोनों जंगें जो हैं उसमें पार्टिसिपेट किया था। 1971 में ये हुआ कि एक त्यारा था गंगा के नाम से, गंगा प्लेन हाईजैक, इस पे आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। उसको 2 कश्मीरियों ने हाईजैक करके लाहौर में उतार दिया। तो लाहौर में उतार लिया और मुतालबा किया कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। फिर इस पे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पहले ख़राब थे वो मज़ीद ख़राब हुए, और इंडिया को एक बहाना मिल गया कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के हालात तो ख़राब हो चुके थे, तो इधर भी जो है ना पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके। और पाकिस्तान की तरफ से 26 मार्च 1971 को
मशरकी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन किया गया जिसको ऑपरेशन सर्च लाइट कहते हैं। तो बेसिकली इस ऑपरेशन के बाद कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया मशरकी पाकिस्तान पर, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने फिर इंडियन सपोर्ट के साथ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई मुक्ति बाहिनी के नाम से। तो मुक्ति बाहिनी ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दी एंड फाइनली 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। उस वक्त पाकिस्तान का जो मशरकी पाकिस्तान में कमांडर था, इस जंग को जो कमांड कर रहा था वो जनरल अब्दुल्ला न्याजी था, जबकि जनरल अरोड़ा सिंह जो है ना, ये इंडियन फौज की कमांड कर रहा था। एंड जनरल जियाउर रहमान, ये जनरल नहीं था, बेसिकली मेजर था उस वक्त। तो मेजर जियाउर रहमान जो है ये बंगाली था और इसने फौज के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पैदा की थी। अभी रिसेंटली इसी मेजर जियाउर रहमान को बांग्लादेश का फादर मिल्लत डिक्लेयर किया गया, फादर ऑफ नेशन। पहले शेख मुजीबुर रहमान था और ये पिछले हफ्ते की बात है, बांग्लादेश ने जियाउर रहमान जो है इसको फादर ऑफ नेशन डिक्लेयर किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के हवाले से। तो वो पाकिस्तानी कमांडर जिसने सरेंडर किया था उसका नाम जनरल अब्दुल्ला न्याजी था, और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो कि मशरकी पाकिस्तान में थे वो इंडिया की कैद में चले गए। इसी दौरान हालात को मैनेज करने के लिए 7 दिसंबर को नूरुल अमीन को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जो कि बांग्लादेश से था। इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, लेकिन ये वाला हरबा जो है वो भी कामयाब नहीं हो सका। लेकिन नूरुल अमीन जो है पाकिस्तान का सबसे कम अरसा रहने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसके अलावा नूरुल अमीन जो है ये पाकिस्तान का वाहिद शख्स है जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट भी बना था। पाकिस्तान में डिप्टी प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं होता, लेकिन नूरुल अमीन जो है इसको स्पेशली बनाया था भुट्टो ने अपना डिप्टी। तो ये पाकिस्तान का वाहिद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, सॉरी डिप्टी प्रेसिडेंट भी है। जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में 2 बने हैं। पहले बनाया गया था फुरैज इलाही को, और अब इस वक्त इसहाक डार जो है ये पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। अब जब इख्तिदार भुट्टो के पास आ गया तो भुट्टो चाह रहा था कि वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हुक्मरान बने, और उसने क्या किया, उसने मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए कि पुलिस जो है ये तो चली जाती है जो भी पावर में होता है उसके साथ, तो इसने खुद अपनी एक फोर्स क्रिएट की जिसको FSF का नाम दिया गया, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, ताकि अगर मिलिट्री की तरफ से कोई भी इंटरवेंशन हो तो ये फोर्स जो है ये भुट्टो के साथ बड़ी लॉयल रहेगी। और फिर इस फोर्स के जरिए भुट्टो ने अपने मुखालिफिन जो थे, सियासी मुखालिफिन, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया। तो 1977 में जब जियाउल हक ने हुकूमत संभाली तो उसने सबसे पहले इस फोर्स को ख़त्म किया था। और 1972 में भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। तो पाकिस्तान में अच्छा एक टर्म होती है बच्चों नेशनलाइजेशन, और इसके ऑपोजिट जो होती है वो होती है प्राइवेटाइजेशन। अभी हमारे इस सेशन में कुछ गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं और वो प्राइवेटाइजेशन को अच्छी तरह समझते होंगे। गवर्नमेंट जो है वो बार बार यही बातें कर रही है। तो नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइजेशन प्राइवेट इदारों को हुकूमती तहवील में ले लेना। तो ये क्योंकि 1972 की बात हो रही है, भुट्टो जो है ये खुद भी कम्युनिस्ट थॉट्स रखता था, और कम्युनिज्म के अंदर ये होता है कि जो सर्विसेज है ना, मतलब प्राइवेट कारोबार नहीं होता, वहाँ पे कारोबार भी हुकूमती सरपरस्ती में होता है। तो हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि बैंक्स को और इंडस्ट्रीज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया। इसको कहा जाता है नेशनलाइजेशन। और फिर इसके ऑपोजिट जो है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। वो भी एग्जाम में आता है कि किसने प्राइवेटाइजेशन शुरू की थी, तो वो नवाज शरीफ ने शुरू की थी 1991 में।
तो नेशनलाइजेशन भुट्टो और प्राइवेटाइजेशन, जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, मुझे हैरत इस बात की है कि पीपल्स पार्टी की जो इनका मंशूर है उसमें अभी भी, मतलब पीपल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी भी वही जो है ना सोशलिज्म वो लिखा हुआ है। तो सोशलिस्ट जो होते हैं वो तो कभी भी प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, जबकि जो नून लीग है ये अपने आप को कैपिटलिस्ट तबके की जमात डिक्लेयर करते हैं। चले वो तो ये बातें करें भी प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होते हुए प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं और इवन पीपल्स पार्टी के अपने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट भी इन्होंने की थी 1991 में। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ विच वाज कॉल्ड शिमला एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में हर जंग के बाद मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट जरूर होता है। तो 71 की वार के बाद जो एग्रीमेंट हुआ दैट इज शिमला एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान की तरफ से भुट्टो था और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी। वो जो पाकिस्तानी कैदी हुए थे 1971 में उनको इंडिया से छुड़वाया गया और कश्मीर उसको बायलेटरल इशू मान लिया गया कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस का मामला है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मामले को हल करवाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यही ये है शिमला एग्रीमेंट है, जिसमें हमने इस चीज़ को मान लिया था कि ये हमारा बायलेटरल इशू है। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी तीसरी पावर जो है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस है, वो इस मामले में इंटरवीन नहीं कर सकती। और इसी में कश्मीर के अंदर जो बाउंड्री थी जिसको 1 जनवरी 1949 को बनाया गया था और सीज फायर लाइन का नाम दिया गया था, उसको एक नया नाम दे दिया गया LOC का, लाइन ऑफ कंट्रोल का। LOC और LAC। LAC stands for line of actual control and LOC stands for line of control। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC ये इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान है और LAC ये इंडिया और चाइना के दरमियान है। तो ये दो बॉर्डर्स, इनके मिलते जुलते नाम है LOC और LAC। – 1972 पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया और फिर पाकिस्तान ने दोबारा इसको ज्वाइन किया था 1989 में। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये हमने डिस्कस किया था, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उन कंट्रीज पर मुश्तमिल है जिनके ऊपर कभी बरतानिया ने कब्जा किया था। और यहाँ इस नाम से मिलती जुलती बच्चों दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसको सिंपली कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है और दूसरी है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS। वो उन कंट्रीज की जमात है जो कभी USSR का हिस्सा थे। USSR जब टूटा था तो 15 मुल्क बने, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको CIS कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जबकि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या सिंपली कॉमनवेल्थ ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये उन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी बरतानिया के मतहत रहे थे और पाकिस्तान इस कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा है पाकिस्तान। तो बच्चों बस बहुत हो गया। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है आपका?